आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों और बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर, खुसूसन लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए उठ रही आवाज पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी का खामियाजा भुगत रहा पूरा पाकिस्तान। 4 बरसों से लापता राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए सड़कों पर उतरे बलोच कारकुनान। और दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में गहराने लगा दवाइयों की किल्लत का बुहरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, जो अब खुद पाकिस्तान के लिए बवाले जान बन चुकी है। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से किए गए खुदकुश हमले से मंजरे आम पर आई। ये हकीकत है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम की बहाली में अहम किरदार अदा किया, लेकिन बदले माहौल में अफगानिस्तान में वही तालिबानी हुकूमत पाकिस्तानी रियासत को खुला चैलेंज कर रही है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही नहीं होता। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक खुदकुश हमले से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के ये हौलनाक मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। तशवीशनाक बात ये रही कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने यह खुदकुश हमला सेफ सिटी इस्लामाबाद के बेहद हसास तरीन सेक्टर I-10 में दिन दहाड़े किया। साल 2022 के आखिरी मरहले में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से किए गए इस खुदकुश हमले को रियासत की रिट पर खुली यलगार माना गया। यहाँ I-4 में रहता हूँ, यही 7 घर है हमारा। तो सुबह 11:15 बजे ब्लास्ट हुआ था, बहुत जोरदार धमाका हुआ था। हमने तो सोचा कि ट्रांसफार्मर ये फट गया ना, बिजली भी बंद हो गया था। तो जब बाहर आए तो टैक्सी था, उस पर आग जल रही थी, पुलिस वाले भी थे। तो गोश्त बिखरे हुए थे रोड पे, बॉडी पड़े हुए थे। कोई 10:30 और 11 के बीच में, तकरीबन 11:45 का टाइम था, ये धमाका हुआ शदीद नगर के अंदर। यानी उस तरफ बैक साइड पे कमरे पे लेटा हुआ था, तो ये जबरदस्त धमाके की आवाज आई। और धमाके के साथ जो है ना, शीशे टूटने की, चीजें गिरने की, लोगों की आवाजें आने लगी। तो उस शिद्दत में मैं बिस्तरे से तो उठा, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग सारी गिर के नीचे आ रही है। तो थोड़ा एहतियात करके कमरे से बाहर हम नहीं आए। शीशे से मैंने देखा तो बाहर काला धुआं उड़ रहा था, गाड़ी में आग लगी हुई थी और शिद्दत की आग थी। ऐसा लग रहा था ये आग हमारे घरों को भी लपेट में लेगी। पाकिस्तानी मीडिया और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक TTP के दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में यह खुदकुश हमला उस वक्त अंजाम दिया जब रावलपिंडी से आने वाली टैक्सी को चेक पोस्ट पर रोका गया, लेकिन हिफाजती एहलकारों की जानिब से टैक्सी की तलाशी लेने की कोशिश की गई तो तालिबान दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया। बेहद खतरनाक शिद्दत के इस खुदकुश हमले को लेकर पूरे शहर में अफरा तफरी और खौफ व दहशत फैल गया। इस खुदकुश हमले में टैक्सी में मौजूद खातून और मर्द खुदकुश दहशतगर्दों और एक पुलिस कमांडो समेत 3 जानें तलफ हो गईं और 6 मकामी अफराद जख्मी हो गए। आज 10:15 बजे एक मशकूक गाड़ी आ रही थी,
की रोड के ऊपर टैक्सी थी, उसके अंदर एक मर्द और एक औरत उसमें सवार थे। उनको पुलिस के ईगल स्क्वाड ने उनको रोका, इंटरसेप्ट किया और मशकूक समझते हुए उनकी बॉडी सर्च की। बॉडी सर्च के अभी उनकी हो रही थी तो जो वो उसमें एक लंबे बालों वाला लड़का था, वो वापस गाड़ी के अंदर आया और उसने अपने आप को और गाड़ी को धमाके से ब्लास्ट कर दिया, जिससे दहशतगर्द फौरी तौर पे मौके पे हलाक हो गए। एक पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गया और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। उनको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है और उनका इलाज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस हाजिर दिमागी से और दलेरी के साथ पुलिस अफसरों ने काम किया और इंटरसेप्ट किया गाड़ी को, ये इस्लामाबाद को उन्होंने किसी बड़ी तबाही से बचा लिया है। हस्ब दस्तूर पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में तालिबान दहशत गर्दों के खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार किया गया, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन और सिविल सोसाइटी ये सवालात करती रही कि इससे पहले टीटीपी के दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू जिले में जेल में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बेस कैंप पर हमला किया और वो CTD बेस कैंप में मौजूद पाकिस्तानी फौज के कई आला अफसरान समेत दर्जन भर हिफाजती एहलकारों को यरगमाल बनाकर रियासती रिट को खुला चैलेंज करते रहे। इन संगीन हालात के बावजूद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां तालिबान दहशत गर्दों के हमलों पर रोक लगाने की समत में एहतियाती कदम उठाने से लापरवाह क्यों रहीं? यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में टीटीपी के सिलसिलेवार हमलों में होशरुबा इजाफे पर सियासी हंगामा मचता रहा। असल में करारदाद इस तरह के मामलात में लाना और फिर उसकी हिमायत या मुखालिफत पे बात तब हो सकती है जब एक चीज मालूम हो। हमें तो आज तक इस वाकयात के असल महरिकात का पता नहीं है कि ये झगड़ा किस बात पे है। हिंदुस्तान के साथ अमूमन मसले मसाइल होते हैं, दोनों के दफ्तर खारजा स्टेटमेंट जारी करते हैं कि यहां पे ज्यादती हुई है, इस तरह की ज्यादती हुई है, उस किस्म की ज्यादती हुई है। यहां पे दोनों तरफ से खामोशी है और अभी इधर हम मुखालिफत में और हिमायत में बात कर रहे हैं और कल परसों तरसों वो फिर एक दूसरे को मिठाइयां और चाय खिला और पिला रहे थे, बस मामले खत्म हो गए। असल में इस जुर्म के मुर्तकिब दोनों तरफ है। जनाब स्पीकर, इस बात का असल पता कौम को पता होना चाहिए कि ये जंग किस बात पे, ये झगड़ा किस बात पे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से टीटीपी के साथ खुफिया सीज फायर की वजह से अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात से तालिबान दहशत गर्दों के हमलों का सिलसिला तो काफी पहले से ही शुरू हो गया था और पाकिस्तानी फौज की जानिब से स्वात वादी में तालिबान दहशत गर्दों को दोबारा बाज़ाबाद करने के खिलाफ कबायली पश्तून शदीद एहतजाजी मुजाहरे भी करते रहे, लेकिन तालिबान दहशत गर्दों की खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए कबायली इलाके फाटा को अलग करके अपनी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज की वापसी जैसी कई गैर आईनी मांगे मनवाने के लिए टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमले मजीद तेज कर दिए। इसी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने तक पर हमला किया गया, लेकिन बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर पर टीटीपी की हिमायत में अफगान फौज की जानिब से पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट पर कई मर्तबा फायरिंग में जानमाल के शदीद नुकसानात को लेकर दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। हालात की संगीनी के मद्देनजर पाकिस्तान की वजीर ममलकत बराए खारजी उमूर हिना रब्बानी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का हंगामी दौरा भी किया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने उन्हें मायूस ही लौटा दिया। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर हाहाकार मच रहा है।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی جانب سے بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کے خلاف آواز اٹھانے پر بلوچ کارکنوں کو جبراً اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں خفیہ اذیت خانوں میں قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ یو اے ای میں 4 برس پہلے اغوا کر کے پاکستان بھیجے گئے بلوچ کارکن راشد حسین کی رہائی کے لیے پورے بلوچستان میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ 26 دسمبر 2022 کو راشد حسین ایکٹیوسٹ کے 4 سال دبئی سے جبری لاپتہ ہونے کو ہو رہا ہے، جسے دبئی کے ایجنسی نے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا، جس کی واضح ثبوت شمسی ایئرپورٹ کے لوگ میڈیا گواہ ہیں۔ راشد حسین کے 26 دسمبر کو 4 سال پورے ہونے پر اب چوکی میں پریس کلب کے سامنے بوقت 3 بجے اس کے منظر عام پر لانے کے لیے ایک مظاہرہ ہوگا، جس میں میں تمام پارٹیوں، طلبہ تنظیموں، سول سوسائٹی، وکلا برادری اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مظاہرہ میں بھرپور شرکت کریں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نائب سربراہ ماما قدیر بلوچ کی اس کال پر 26 دسمبر کو پاکستان کے 4 صوبوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ سچائی بلوچستان کے ہب شہر میں کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی بلوچستان کے انسانی حقوق رہنما راشد حسین بلوچ کی 26 دسمبر 2018 کو یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات میں جبراً اغوا کاری، جنہیں 21 جون 2019 سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے غیر قانونی طور پر اپنے خفیہ اذیت خانے میں قید کر رکھا ہے۔ راشد کو گمشدہ کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی حال احوال نہیں ہے اور ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو اس طرح گمشدہ کوئی ملک نہیں کر سکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی قصور ہے اور آپ لوگ ان پہ الزام عائد کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں یہ بات چھپا رہے ہیں کہ راشد حسین آپ لوگوں کے پاس ہے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بربریت کے خلاف آواز اٹھانے پر راشد حسین بلوچ کو UAE سے جبراً گرفتار تو کیا گیا، لیکن 3 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کی جانب سے راشد حسین بلوچ کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ڈپٹی چیئرمین ماما قدیر بلوچ کی قیادت میں سراپا احتجاج بلوچی، سندھی اور پشتون لیڈران 4 سالوں سے لاپتہ راشد حسین بلوچ کو پاکستانی عدالت میں پیش کروانے کے لیے عالمی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے پختونوں کو، ایکس فاٹا کے لوگوں کو اور بلوچستان کے بالخصوص ماما قدیر میرے برابر میں کھڑے ہیں۔ ہم تو ڈے 1 سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، یہ بلوچ مسنگ پرسنز کا بھی یہی مطالبہ ہے، سندھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے سندھ سوچاگی فورم کا، PTM کا، پاکستان میں تمام ان لوگوں کا جو آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، انسانی حقوق پہ یہ ایمان اور ایقان اور یقین رکھتے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو ان کو پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، ایک نظام موجود ہیں۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
یہی وجہ رہی کہ راشد حسین بلوچ سمیت ہزاروں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے جلا وطن لیڈران نے بھی بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں جنوبی کوریا کے بوسان شہر کے۔ BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے بینر تلے جنوبی کوریا میں سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکن لاپتہ راشد حسین بلوچ کی رہائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، ورلڈ بلوچ ویمن فورم کی بانی نائلہ بلوچ نے بھی اقوام متحدہ سے پاکستانی فوج کے اذیت خانوں میں قید راشد حسین بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچوں کے مسئلے پر سنگین نوٹس لینے کی التجا کی۔ Baloch mothers and sisters, Baloch kids ask from the gods of United Nations and from the gods of so-called gods of this planet, just think about 3 seconds of your child is in chains and tortured by Pakistani army. We, the mothers of Rashid Hussain Baloch, are facing this pain for last 3 years. You just do it for 3 seconds. بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اب تک ہزاروں بلوچ دانشوروں، سیاسی و سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین گزشتہ کئی برسوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین وائس فار مسنگ بلوچ پرسن جیسے انسانی حقوق کے ادارے کے بینر تلے کوئٹہ سے اسلام آباد تک تاریخی پیدل مارچ تک کر چکے ہیں، لیکن پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے دستور کی وجہ سے اس کی کٹ پتلی حکومتیں اور سپریم کورٹ تک لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی فریاد سننے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ظلم و زیادتیوں سے اجیرن بلوچ قوم اور جلا وطن سیاسی لیڈران عالمی برادری سے بنگلہ دیش کی طرح آزادی دلانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ معاشی خستہ حالی میں پاکستان میں ادویات کی قلت کو لے کر بڑھتی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ دنیا بھر میں عیسائی برادری کی جانب سے کرسمس کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، لیکن پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں میں سجاوٹ تک نہیں کرنے دی گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے نواحی علاقے نصر گنج میں منظر عام پر آیا۔ مقامی عیسائیوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے چرچ میں کرسمس منانے کی تیاریاں شروع کر رہے تھے، تبھی شدت پسندانہ اسلامی تنظیموں کے کارکنوں نے انہیں کرسمس منانے پر چرچ پر حملہ کرنے اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دے کر روک دیا۔ نتیجتاً اس بار وہ چرچ میں کرسمس نہیں منا سکے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں فٹ بال اسٹیڈیم کے سیاسی ریلیوں کے لیے بے جا استعمال کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بلوچستان فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی کال پر احتجاجی مظاہرے میں مقامی فٹ بالرز نے حصہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے مخاطب بلوچستان فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیئرمین کوئٹہ میں ایوب اسٹیڈیم میں JUI فے کی ہوئی سیاسی ریلی کا حوالہ دیا، کیونکہ اس ریلی کے دوران کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم کو شدید نقصانات پہنچنے اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پائے جانے پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔
ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पंजाब सूबे के शकरगढ़ इलाके में पेश आया, जहां अपने ही बाप की जानिब से जिनसी हवस की शिकार लड़की ने रात में सोते हुए दरिंदा सिफत बाप को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। इसी तरह दूसरा वाकया पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में पेश आया। कराची में जिनसी ज्यादती के बाद लड़की को गोली मारकर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने मकतूला लड़की की लाश ईदी के मुर्दाघर के हवाले करके मामला दर्ज करने की बात कही। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के कई शहरों में माहौलियाती आलूदगी यानी धुंध की वजह से आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। पंजाब सूबे के मुल्तान, गुजरात और चीचावतनी शहरों के पास एक ही रोज में पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और अस्पतालों में जेरे इलाज मुतादिद जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई। चश्मदीदों और पुलिस ने इन हादसात की वजह हद्दे निगाह में शदीद मुश्किलात के बावजूद तेज रफ्तारी बताई और इसके लिए ट्रक और बस ड्राइवर्स की गफलत को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के ग्वादर शहर के मकामी माहीगीर यानी मछुआरे तकरीबन 2 महीने से एहतजाजी मुजाहरे और धरने दे रहे हैं। खास बात ये रही कि इस धरने की क़यादत ग्वादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान ने बताया कि वो 2 महीनों से ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के सामने मुसलसल धरना दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन और कराची के ट्रॉलर माफिया ग्वादर के मछुआरों की रोजी रोटी के वाहिद जरिए मछलियों की बेतहाशा स्मगलिंग कर रहे हैं और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और पाकिस्तानी फौज ट्रॉलर माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। अब बात मुआशी बदहाली की वजह से पाकिस्तान में गहराते मुख्तलिफ मसाइल की। हालांकि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और लाकानूनियत के चलते बेरोजगारी व महंगाई को लेकर हाहाकार तो गुज़िश्ता कई बरसों से मच रहा था, लेकिन मुआशी तौर पर दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में अब दवाइयों की शदीद किल्लत के चलते इंसानी जानों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वजूहात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त चीन, उसने भी पाकिस्तान को अद्वियात बनाने के लिए दरकार खाम माल देने से इनकार कर दिया है और चीन ने वाजे किया है कि आप हमें पहले पैसे भिजवाएं, फिर हम आपको खाम माल भेजेंगे। अब अगर चीन जैसा इंतहाई क्लोज दोस्त भी पाकिस्तान को इस वक्त डिच करा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान की मैशियत इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है और हुकूमती दावे जो हैं उनमें और जो मैशियत की जो हकीकत है उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। अद्वियात के खाम माल की दरामदगी का मसला अगर कुछ दिनों में हल ना हुआ तो मार्केट में मौजूद जितनी भी मेडिसिन हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और पीछे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, नई मेडिसिन नहीं बन पा रही, तो मार्केट में जब मेडिसिन शॉर्ट हो जाएंगी तो जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ज़ेरे इलाज हैं उनका क्या होगा। भारत, फ्रांस और जर्मनी समेत चीन की जानिब से मुआशी दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान की दवासाज कंपनियों को रॉ मटेरियल देने से साफ इनकार कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान में संगीन बीमारी में मुब्तला मरीजों की जान बचाने के लिए जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत को लेकर कोहराम मच रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हुकूमत और स्टेट बैंक कौमी खजाना खाली होने पर रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स के लिए दवासाज कंपनियों को LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर रहे हैं। नतीजतन कई इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो पाकिस्तान से अपना कारोबार तक खत्म कर चुकी हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ हुकूमत और स्टेट बैंक के गैर संजीदा रवैये ने पाकिस्तानी दवासाज कंपनियों और मेडिकल एसोसिएशन की तशवीश बढ़ा दी है। पंद्रह से 20 दिन के अंदर अंदर आपके जितनी भी मेडिसिन है, जो रॉ मटेरियल है, वो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से। तो आप इस समझें कि जान जो बचाने वाली जितनी भी अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगी। इस वक्त भी आपने देखा है कि एक बहुत बुरहान है, जो एक टेबलेट पैरासीटामोल या पेनाडोल के नाम से जो आती थी वो मार्केट से गायब है, जो कि एक एसेंशियल ड्रग में आती है, आपके हर बीमारी में इस्तेमाल होती है, चाहे दर्द हो, चाहे आपके बुखार हो,
तो उसमें इस्तेमाल होती है, उसके भी रॉ मटेरियल न होने की वजह से वो मार्केट से गायब हो गई है। इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल जो PPA है, जो है मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने भी अभी बता दिया है कि हम 15 दिन के बाद जो है ना हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम जो है ना दवाइयाँ बना सकेंगे। जब दवाई बनेगी नहीं तो आपको सप्लाई कहाँ से होगी? सप्लाई नहीं होगी तो आपके हॉस्पिटल में जो मरीज पड़े हैं उनका क्या होगा? ये बहुत ही एक सीरियस मसला है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी तरफ से मुतवज्जो होना चाहिए और बल्कि प्रायोरिटी बेसिस पे इनको जो है एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज जो है बहुत बड़ा बहरान आएगा मरीजों के लिए। और समझो कि आप पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। उनको उन सब तकालीफ से बचने का एक ही हल है कि जो बैंक से LC नहीं खोल रहे हैं, LC नहीं खोलेंगे तो ज़ाहिर है आपको अब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि डॉलर्स की कमी है। जो हम तो रोज़ाना यही सुनते हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में डॉलर हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो आज PPA के जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद हमें पता चला है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। जब डॉलर नहीं होंगे तो जाहिर है आपकी LC भी नहीं खुलेगी, LC नहीं खुलेगी तो आपको बाहर से कोई दवाई नहीं मिलेगी। दवाई नहीं मिलेगी तो शॉर्टेज होने के बाद हम बहुत ही बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। ये तो फाइनेंशियल जो मैटर है और ये फाइनेंस वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही बड़ा बहरान है। जो दवाई न आएगी, LC नहीं खुलेगी तो आप सफ़र करेंगे, मैं सफ़र करूँगा और ये हुक्मरान भी सफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम ही करेंगे। आग लगेगी तो सबके घरों में लगेगी। तो मेरे ख्याल में इनको आंखें खोलनी चाहिए और हेल्थ सेक्टर को जो है किसी बड़ी तबाही से बचाने के लिए उनको काम करना चाहिए। जब आपके पास सप्लाई नहीं होगी तो कीमत तो बढ़ेगी ना भाई, कीमत बढ़ेगी। और दूसरा मसला ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल नहीं है तो दवा बनेगी कहाँ से? मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 10 से 15 दिन की जो है मेडिसिन ये बना सकते हैं, उसके बाद तो दवाई नहीं होगी। समझो कि आपके पास स्टॉक जो है ना मैक्सिमम जो है 25 से 30 दिन का है, उसके बाद कोई दवाई नहीं बनेगी। अगर आपने आंखें नहीं खोली और अभी कोई एकदम न लिया, कोई आपने जो है LC वगैरह का जो बंदोबस्त नहीं किया, डॉलर्स की कहीं न कहीं से जो शॉर्टेज है उसको पूरा नहीं किया तो मसले बहुत बढ़ेंगे। और ये एक इंसानियत के लिए बड़ा अलमिया हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोग जो है ना बगैर दवाइयों के बेचारे तड़पते रहेंगे। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।